या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण विद्यारूपेण करुणारूपेण श्रद्धारूपेण श्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ। विशेष रूप से राजस्थान संस्कृत अकादमी और विश्व गुरुदीप संस्थान को बधाई देना चाहूँगी, जिन्होंने नारी की सार्वभौमिक सत्ता, महत्ता और गुणवत्ता को स्थापित करने के लिए इस दिन को चुना। नारी की सार्वभौमिक सत्ता तो निश्चित है, व्यापक है, क्योंकि कैन यू इमेजिन अ नेशन विदाउट वेमेन? क्या किसी समाज, किसी देश, किसी सभ्यता, किसी संस्कृति की कल्पना महिला के बिना की जा सकती है? और उसी तरह साहित्य की भी कल्पना महिला के बिना नहीं की जा सकती है, क्योंकि साहित्य महिला के बिना अधूरा है। दोनों ही एक ही भाव को व्यक्त करते हैं। साहित्य भी भाव प्रधान है और स्त्री भी भाव प्रधान है, और यही उसे पुरुष से भिन्न बनाता है, क्योंकि बुद्धि दोनों में है। स्त्री में भी बुद्धि है और पुरुष में भी बुद्धि है, लेकिन जब बुद्धि भाव से जुड़ती है तो वो विवेक बन जाती है, लेकिन जब बुद्धि विचार से जुड़ती है तो वो तर्क बन जाती है। तो उसी तरह नारी की महिमा और साहित्य की महिमा उनके भाव में ही है। जिस तरह एक पुष्प की अभिलाषा का भाव पूरे भारतीयों की अभिलाषा बन जाता है, ये साहित्य में ही ऐसा उत्साह है। और श्री राम की सत्ता, जिस सीता की प्रतिष्ठा को स्थापित नहीं कर पाई, लेकिन तुलसीदास और वाल्मीकि की रामायण ने उस सीता की प्रतिष्ठा को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अब पाश्चात्य साहित्य की यदि हम बात करें, यद्यपि मैं साहित्य की विद्यार्थी नहीं हूँ और साहित्य पढ़ने में मेरी बेहद रुचि है, तो मैंने कुछ, क्योंकि पाश्चात्य साहित्य और स्त्री विमर्श से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन समय की बाध्यता है, तो मैंने पूरे काल को समेटा है जिसके एक एक हम उसको ले सकते हैं। तो शुरुआत यदि हम करते हैं होमर से, पाश्चात्य साहित्य के महिला पात्र, तो ईसा से 1000 वर्ष पूर्व होमर हुए, और इलियड और ओडेसी का यूनानी काव्य में, यूनानी इतिहास में वही स्थान है जो हमारे रामायण और महाभारत का है। तो इलियड की जो महिला पात्र है वो कहानी बहुत कुछ हमारे रामायण से मिलती है। इलियड की जो महिला पात्र हेलन है, उसको स्पार्टा की वो महारानी है जिसका अपहरण कर ले जाता है ट्रॉय का राजकुमार, और उसकी अप्रतिम सुंदरी है, गॉड लाइक ब्यूटी उसको बोला गया है। तो उसको छुड़ाने के लिए सारे ग्रीक स्टेट के सारे राजा मिलकर आक्रमण करते हैं, और उसको एक ऐसा फेस कहा गया है उस महिला को जिसके लिए 1000 शिप तैनात हो गए। तो वो कहानी काफ़ी कुछ हमारे उससे मिलती है, और वो कहानी वो मौखिक था होमर का, और वो मौखिक रूप से उसको वाचन करते थे वहाँ के लोग, तो उसमें बहुत शब्द विन्यास और बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई जिससे वो बहुत विविध बन गया। उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश लिटरेचर या वेस्टर्न लिटरेचर के जो क्लासिक हैं, शेक्सपियर के बिना शायद पाश्चात्य साहित्य की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन क्या जूलियट के बिना रोमियो जूलियट की कल्पना कर सकते हैं? क्या लेडी मैकबेथ के बिना मैकबेथ की कल्पना कर सकते हैं? तो हालांकि वो इसके शेक्सपियर के जो महिला पात्र हैं वो एलिजाबेथन इरा की हैं, तो अपने इरा की परंपराओं से बंधी हुई हैं, और लगभग 7 गुना अधिक पंक्तियाँ या पात्र शेक्सपियर में पुरुषों को हैं। महिलाओं में भी काफ़ी डिफरेंस है कि उच्च वर्ग की और निम्न वर्ग की महिलाओं की अपेक्षाओं में उन्होंने अंतर बताया है, और कंपैरेटिवली निम्न वर्ग की महिलाएं अधिक लिबरेटेड हैं, उनको अधिक लिबर्टी है, क्योंकि उच्च वर्ग की महिलाएं महान हैं, उन्हें गुड क्लासिक गर्ल्स बनना है, वो अपने पिता की आदर्श बेटी हैं। फिर हम आते हैं शेक्सपियर के बाद मैंने लिया है प्राइड एंड प्रेजुडाइज, जेन ऑस्टिन की। उनको फेमिनिस्ट बोला जाता है, पहली इस उपन्यासकार को। तो प्राइड एंड प्रेजुडाइज चेंज करता है राजकुमारी और फेरी टेल के कथालोक से हमें बाहर निकालकर एक सामान्य मध्यम वर्गीय लड़की की कहानी है।
उसका नाम है एलिजाबेथ वैनेट। एलिजाबेथ वैनेट एक वो इतना फेमस हो गया ये उपन्यास, उस पर काफ़ी सीरियल बने, मूवीज़ बनी, और आज भी बहुत ही, आज की बच्ची पढ़े उसे भी उतना ही मज़ा आता है, और शायद 50 साल पहले जिसने पढ़ा उसे भी। उसका कारण ये है कि वो अधिकांश युवा लड़कियां एलिजाबेथ वैनेट से अपनी साम्यता रखती हैं, क्योंकि एलिजाबेथ वैनेट को जब चुनने का अवसर, तो उस समय के इरा में कि धनी और हैंडसम लड़का उसे चुनना है, लेकिन वो अपनी चुनने की आज़ादी को, वो प्रेम को महत्व देती है कि जिससे उसे प्रेम हो। साथ ही साथ जो उसमें ऑब्जर्वेशन और जो विट है उसकी, जो नहीं स्वीकारने की क्षमता है, और एक सामान्य लड़की की जो आकांक्षाएं हैं वो जो दिखाई देती हैं, वो एलिजाबेथ वैनेट को अलग बनाती हैं। तो इसलिए प्राइड एंड प्रीजुडाइज एक लैंडमार्क है। उसके बाद हम आते हैं 1813 में प्राइड एंड प्रीजुडाइज आया। अब 1903 में मैं एक, शायद आप सभी लोगों ने, क्योंकि मैंने कुछ ही किताबें, कुछ ही इस साहित्य से संबंधित किताबों को कलेक्ट किया है, आप सभी ने सुना होगा हेलन केलर का नाम। तो मैंने कुछ ऑटोबायोग्राफीज इसमें सेलेक्ट की हैं, बिकॉज स्त्री विमर्श से संबंधित यदि स्त्रियों की स्वयं की रचित किताबों को देखा जाए तो शायद हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो द स्टोरी ऑफ माई लाइफ हेलन केलर, मुझे आज भी याद है जब मैंने बचपन में वो वाटर, किस तरह हेलन केलर वाटर जब उसके हाथ पर स्पर्श किया जाता है और WATER उसकी टीचर लिखती है, तो वो एकदम से खुशी और आनंद से चीखती है कि उसे समझ में आ गया। तो वो हेलन केलर की कहानी वो एक ऐसी महिला की परसेप्शन को दिखाती है जो अंधी है, जो बहरी है, तो वो उन चुनौती, अपनी अक्षमताओं पर किस तरह विजय प्राप्त करती है, उन चुनौतियों का किस प्रकार सामना करती है, और साथ ही जीवन के छोटे छोटे आनंदों को कैसे लेती है। तो साहित्य में यही रस है कि आज से 25 साल पहले भी वो कहानी जो मुझे गुदगुदाती थी, जिसने मुझे प्रभावित किया, वो आज भी हमें प्रभावित कर रही है। इसके बाद मैंने ली है वर्जीनिया वुल्फ की किताब पर बात करना चाहूँगी, अ रूम फॉर हर ओन। तो वर्जीनिया वुल्फ को बुलाया जाता है महिलाएं और फिक्शन, विमेन एंड फिक्शन पर बोलने के लिए। तो तब वो अपना रिसर्च करती हैं किसी गर्ल्स कॉलेज में, तब वो अ रूम फॉर हर ओन लिखती हैं। तो वो उसके 3 पात्र हैं, मैरी वेटन, मैरी सटन एंड जूडिथ शेक्सपियर, जो एक काल्पनिक वो है। तो वो मैरी वेटन एक तरह से वर्जीनिया वुल्फ ही हैं। तब वो कहती हैं कि मैरी वेटन जब घास के मैदान पे जा रही होती हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जाती हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि नहीं ये तो स्कॉलर्स के लिए है, उनको वहाँ से, फिर वो लाइब्रेरी में जाती हैं तो वहाँ कहा जाता है कि यहाँ महिलाओं के बैठने की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद वो चर्च में कहीं चर्च थी पास में, वहाँ से वो ओनर्स को निकलते हुए देख रही होती हैं, इन्वेस्टर्स को, तो वो देखती है एक भी महिला नहीं है। तब उन्हें एहसास होता है, फिर वो दूसरे दिन फिर से जाती हैं, फिर ब्रिटिश लाइब्रेरी में उनको बैठने को मिलता है। तब वो देखती हैं कि महिला स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी किताब महिलाओं द्वारा लिखी हुई नहीं है, अधिकांश पुरुषों के दृष्टिकोण से पुरुषों द्वारा लिखी हुई है। तब वो इस निष्कर्ष पर और महिलाओं की रोज़मर्रा से संबंधित समस्याओं से वाली कोई किताबें ही उन्हें वहाँ पर नहीं मिलती हैं। तो तब वो लिखती हैं कि एक महिला के लिए किस तरह से एक रूम ही नहीं है फिक्शन, क्योंकि वो इरा था जब जनरली महिलाओं को नहीं माना जाता था कि वो फिक्शन लिख सकती हैं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं लिख सकती हैं, ऐसा क्या है कि महिलाएं अच्छी उपन्यासकार या अच्छा फिक्शन नहीं लिख पा रही हैं। तो ये उन्होंने निकाले कि बिकॉज उनके पास ना तो अपना एक प्राइवेट स्पेस है, ना वो अवकाश का समय है, और लैक ऑफ मनी, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, गर्ल्स कॉलेज खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए, लेकिन वो इन्वेस्टर्स तो सारे मेल थे। तो वो एक परंपरा प्रारंभ करती हैं फिक्शन लिखने की। एक और किताब है एना, शायद सबके घर में होगी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एने फ्रैंक। वो 13-14 ईयर्स की छोटी बच्ची, क्योंकि अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, और मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक युद्ध और आपदा में जो सबसे बड़ी विक्टिम होती हैं, जो सबसे ज़्यादा शिकार होती हैं, वो महिलाएं होती हैं। अभी कोविड काल में भी मैंने एक रिसर्च पेपर निकाला कि उसके क्या जेंडर पर्सपेक्टिव्स हैं।
तो मैं उस पर, क्योंकि यहाँ विषय नहीं है, तो वो महिलाओं 100 वर्षों की प्रगति को दूर ले जाने वाला है, जो कोविड काल के जेंडर पर्सपेक्टिव्स हैं, किस तरह डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा, किस तरह जेंडर पे गैप बढ़ा, किस तरह से महिलाओं ने जॉब खोए। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि प्रत्येक आपदा और विपदा में महिलाएं ही सबसे अच्छा प्रबंधन कर पाती हैं और महिलाएं ही सबसे अधिक मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं, और जिस साहस, जिस समन्वय, जिस सामंजस्य का वो परिचय देती हैं, वो अन्यत्र नहीं मिल सकता पुरुषों में। तो एनी फ्रैंक वो हैं, हॉलोकास्ट की विक्टिम हैं। हॉलोकास्ट द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जर्मनी आक्रमण करता है तो नीदरलैंड पर, तो वो अपने एक उसमें जाकर छुप जाते हैं, उनका परिवार जान बचाता है। तो एनी फ्रैंक को एक डायरी दी होती है उनके फादर ने उनके बर्थडे पर, तो वो उसमें डियर किटी उसका नाम रखती हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें तो उनकी अपनी किशोर अवस्था से संबंधित हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल उसमें उसने बताया है उस बच्ची ने, और बहुत सारी उस हॉलोकास्ट के पीड़ित, उसका वो अहम दस्तावेज है एनी फ्रैंक की वो डायरी। उसके बाद मैं बात करूँगी लास्ट, सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया, मैं बात करूँगी, एक किताब मैं साथ में लाई हूँ, नादिया मुराद की द लास्ट गर्ल। 2017 में पुस्तक मैंने 15-20 पर बात करने की सोची थी, बट टाइम का लिमिटेशन है। तो द लास्ट गर्ल कोचो नरसंहार इराकी गृह युद्ध के समय, उस पर जो विक्टिम है नादिया मुराद हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि प्रत्येक गृह युद्ध हो चाहे युद्ध हो, उसको आज भी हम कराती हुई मानवता की तस्वीरें देख रहे हैं, युद्ध की तस्वीरें देख रहे हैं। अब इस युद्ध का निर्णय किसने लिया ये नहीं पता, लेकिन इसका परिणाम कौन भोगेगा और कितनी सदियों, कितने वर्षों तक उसके परिणाम भोगेंगे। तो कोचो एक छोटा सा गांव है नादिया मुराद का। ISIS इस्लामिक स्टेट्स वो आक्रमण करते हैं, वो वहाँ बंदी, उनका नरसंहार करते हैं, उसकी 6 भाइयों की हत्या और उनको यौन गुलाम के रूप में वहाँ की लड़कियों को, यजीदी धर्म उनका है। तो नादिया मुराद उसमें अपने धर्म, अपनी संस्कृति का वर्णन करती हैं बहुत ही ब्यूटीफुली, और साथ ही साथ अपने गांव का वर्णन करती हैं, अपने परिवार के प्रति उसका लगाव भी दिखता है, और वो कितनी बार बेची खरीदी जाती हैं यौन गुलामों के रूप में, उसके बाद भी उस लड़की के साहस की कहानी है, वो जो आसमान में भी छेद करने का हौसला रखती है, किस तरह से वो वहाँ से बाहर निकल के आती है, और फिर उन सारी यौन गुलामों के लिए किस तरह बहुत सारे देशों में जाकर उसके खिलाफ वो मुहिम चलाती है। उन्हें 2018 का शांति पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल शांति अवार्ड, और संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना दूत के रूप में भी वो कार्य कर रही हैं। तो स्त्री की पीड़ा को, स्त्री विमर्श को यदि स्त्री की दृष्टि से देखा जाए तो वो बहुत ही विविध होता है और शायद हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। थैंक यू। सीमा जी, आपने विभिन्न काल व परिस्थितियों में साहित्यकारों ने अपने साहित्य में, उपन्यासकारों ने जो उपन्यास लिखे हैं उसमें किस प्रकार से नारी के स्वरूप को चित्रित किया है, इस पर आपने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। लेकिन जब साहित्य की चर्चा हो और प्रेमचंद जी का नाम ना लिया जाए तो चर्चा अधूरी रहती है। तो मेरा अगला प्रश्न मेघना शर्मा जी से ही है कि प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में अपनी कलम से नारी के स्वरूप को किस प्रकार चित्रित किया है, इस पर आप प्रकाश डालें। सदन में उपस्थित सभी विभूतियों का सादर अभिनंदन करती हूं और महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। जितने भी महिला, जितने भी पुरुष यहाँ मौजूद हैं, उन सभी को सादर वंदन करते हुए, बहुत खूबसूरत सवाल शालिनी मैम आपने मुझसे पूछा है। प्रेमचंद एक युग रहे हैं, हम पता नहीं 10 मिनट में मैं कितना समेट पाऊंगी, उन्हें समेट पाने का दुस्साहस मैं कर रही हूँ क्योंकि आपकी तरफ से आदेश हुआ है। तो प्रेमचंद को जानने से पहले हमें जाना होगा इतिहास में। मैं इतिहास से नाता रखती हूँ, इसलिए मैं इतिहास की बात नहीं कर रही। मैं इतिहास की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रेमचंद ने उस युग को जिया जिसे आधुनिक भारतीय इतिहास के नाम से हम जानते हैं। जब हमारी महिला फ्रीडम स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेट कर रही थी, जब हमारी महिला खेतों में भी काम कर रही थी, हमारी महिला कामकाजी होना शुरू कर चुकी थी, हमारी महिला परिवार को भी संभाल रही थी। तो प्रेमचंद का केंद्र बिंदु वो महिला रही, जो ग्रामीण परिवेश से रही, मेहनतकश रही, संघर्षमय रही। प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में अगर हम बारीकी से अध्ययन करें तो वो हम चाहे गबन को ले लें, वो हम चाहे गोदान को ले लें, वो हम चाहे कर्मभूमि को ले लें, जो महिला पात्र हैं वो सभी भारतीयता का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रेमचंद ने आधुनिकता का समावेश भी अपने साहित्य में किया है, इन मायनों में किया है कि वो महिला की आर्थिक स्वतंत्रता है, किंतु
वे महिला के विवाह विच्छेद और पश्चिमी सभ्यता से आए हुए स्वच्छंदता को सिरे से नकार देते हैं। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में बात की है दहेज, बाल विवाह की भी, और विधवा विवाह के बारे में जब ये उत्तर भारत में आया तो सारा श्रेय मैं देना चाहूंगी ईश्वरचंद्र विद्यासागर को, जिन्होंने बंगाल में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। और उस बड़े आंदोलन की ये परिणति रही कि स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे एक व्यक्ति खड़े हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस समय उद्घोष किया विधवा विवाह का, और साहित्य में अगर किसी ने रुचि ली और जिसने इस विषय पर लिखा तो वो थे प्रेमचंद। आप लोगों को जानकर ये आश्चर्य होगा कि उस समय विधवाओं ने जाकर दयानंद के सामने हाथ जोड़कर ये विनती की थी कि महाराज, स्वामी जी, आप ये आंदोलन मत चलाइए। इसका अर्थ ये है कि जो टारगेट ग्रुप था, रिफॉर्मर्स पैदा होते हैं, युगों ने धर्म सुधारकों को पैदा किया, और धर्म सुधारक जिस टारगेट ग्रुप को लेकर अपना सुधार चला रहे हैं वो टारगेट ग्रुप नहीं चाहता कि रिफॉर्म हो। महिलाएं ऐसे माइंडसेट से पैदा होकर के आई थी कि वो समझती थी कि एक पति के साथ बंध जाने के बाद हम दोबारा विवाह के बारे में सोच नहीं सकती। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में विधवा विवाह के बारे में बात तो की, लेकिन निर्णय समाज पर छोड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपनी नायिका को वनिता आश्रम तो भेज दिया। वनिता आश्रम विधवाओं के लिए रहने वाले आश्रम हुआ करते थे, लेकिन उसके पुनर्विवाह का फैसला पाठक पर छोड़ा है। तो प्रेमचंद की बात जब हम करते हैं तो उन्होंने शहरी महिला को भी लिया है, उन्होंने कामकाजी महिला को भी लिया है, और प्रेमचंद ने बात की है समाज सुधार की। तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि उस महिला को उन्होंने छूने की कोशिश की जो अपने परिवार को संभाल रही है, साथ ही साथ वो देश को संभालने का साहस करने की शुरुआत कर चुके हैं। उस युग के प्रेमचंद के बारे में आपने मुझसे प्रश्न पूछा है। प्रेमचंद की रचनाओं पे हम कितने भी घंटे बोल लें वो कम होगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। कि इस विषय पर बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन यहीं पर मेरा अगला प्रश्न जागृति जी से है कि फेमिनिज्म की जब हम बात करते हैं तो इको फेमिनिज्म पर हम बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार से प्रकृति और पर्यावरण के साथ आप नारी के स्वरूप को किस प्रकार से चित्रित करते हैं या किस प्रकार से आप देखते हैं। धन्यवाद शालिनी जी। सर्वप्रथम तो राजस्थान संस्कृत अकादमी, कला एवं संस्कृति विभाग, विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान तथा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ख़ास करके मैं दीक्षिता जी की बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये मंच मिला कि मैं अपने विचारों को व्यक्त कर सकूँ। बेसिकली लाइक माय एरिया इज़ इको फेमिनिज्म एंड आई कनेक्ट एनवायरनमेंट एंड फेमिनिज्म where there are two radically dialectical theories that we come across. मैंने जब अभी भूमि सूक्तम पे एक पत्र पढ़ा था तो अथर्ववेद में 63 उसमें जो है मंत्र हैं, सूक्त हैं, और सब जगह पृथ्वी जो है वह बेनिफेक्ट्रेस है, बेनेडिक्शन शावर करती है, आशीर्वाद देती है, उसको स्वर्ण गर्भा कहा है, और उससे बार बार हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी रक्षा करे। उसमें जो खनिज पदार्थ हैं, उसमें हर्ब्स हैं, मेडिसिन्स हैं, पेड़ हैं, फूल हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सबका वर्णन है। और मैंने उसका एक कंट्रास्टिंग पेपर, गाया हाइपोथेसिस ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी विच इज़ मदर अर्थ इन द ग्रीक आइडिया, उसमें देर इज़ व्हाट वी कॉल द मॉन्स्ट्रोसिटी ऑफ गाया। गाया एज एन इन्फेंट, गाया रोज, बहुत सारी समानताएं भी है भूमि सूक्तम में और गाया में, बट द मेजर difference is that Gaia becomes a monster in the sense that she creates her own children from her, then she has incestuous relations with those children, and then उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हीं से वो क्रोनोस को मरवा देती है, क्योंकि वो ज़ीउस को चाहती है कि वो माउंट ओलंपिक पे सुप्रीम गॉड बने। सो ये इको फेमिनिज्म का एक एस्पेक्ट है। Another aspect, the Western aspect of ecofeminism has two trajectories. One is that the earth bears fruit and produces. Women bear children and produce the next generation. Earth is supposed to be connected to women in a continuum because women closely work with Mother Earth and are emotional, not rational. This is one trajectory.
The second trajectory is the oppression of women in a patriarchy and the oppression of Mother Earth in a capitalistic society where rampant consumerism commodifies the resources of earth. तो हम जो है उसके उदर को खोद देते हैं. एंड इन फैक्ट व्हेन यू रीड द फ्रंटियर नॉवेल्स ऑफ अमेरिका, खास करके जेम्स फेनीमोर कूपर को यदि आप पढ़ते हैं या सूजन फेनीमोर कूपर को आप पढ़ते हैं, तो फ्रंटियर जो नॉवेल्स हैं दे पोर्ट्रेड द न्यू लैंड टू बी कॉन्कर्ड, आई यूज इट इन इन्वर्टेड कॉमास, टू बी कॉन्कर्ड बाय मेल्स एंड द लैंड टू बी फरोड, हल चलाना जिसको हम बोलते हैं. द womb of mother earth is furrowed just like a woman's womb's furrowed by the male for the next generation. So ये जो दो comparisons हैं, that the oppression of mother earth at the hands of a male patriarchy and जो है अभी एक नया concept आया है, the capitalocene, Thulucene and capitalocene, anthropocene in eco-criticism. So उस कॉन्टेक्स्ट में ये है कि जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है वो वुमन को भी निचोड़ती है, एक्सप्लॉइट करती है, और भूमि को भी एक्सप्लॉइट करती है. सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ revisionist ecofeminism is there are so many concepts. You have eco-ethics, you have environmental justice, you have deep ecology, you have shallow ecology, you have the land ethic of Aldo Leopold, आर्ने नेइस वगैरह है. ये कहना ये चाहते हैं कि जैसे हमारे में है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे एंड एको हम बहुश्याम. सो व्हाट हैपन्स इज दैट वी लुक फॉर द इंटरकनेक्टेड ऑफ नेचर, ऑफ एवरीथिंग इन नेचर. हम पत्ती में, फूल में, सॉइल में, जानवरों में, पेड़ों में. महाभारत तो पूरा भरा पड़ा है कि पेड़ कैसे जो है वो एक पुत्र की तरह, यदि किसी के पुत्र नहीं तो उस पेड़ को पुत्र की तरह बड़ा करे. या इवम इदम व आपो हृदयम, जल के भी हृदय होता है, उसके इमोशंस होते हैं, ये महाभारत में है. या भूमि सूक्त में माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, ये जो सूक्त है हमारे वैदिक साइंस में. सो मॉडर्न डीप इकोलॉजी, मॉडर्न इको एथिक्स इज गोइंग बैक टू दोज स्क्रिप्चरल सूक्ट्स कि हम जो है इंटरकनेक्टेड है. सारा जो पेगन रिलीजन्स थे इन द बिगिनिंग विच वर नॉट क्रिश्चियन रिलीजन्स, ऑल पेगन रिलीजन्स वेर पैंथीस्टिक रिलीजन्स. बहुत सारे देवी देवता होते थे और हर एक वस्तु में उनको एक डेटी, एक देव या देवी है उसमें. ग्रीक माइथोलॉजी में निम्स भी हैं, सैटियर्स भी हैं, डिवाइन ओरिजिन ऑफ एक्यूलीज भी है ग्रीक माइथोलॉजी में. जैसे अभी मेरी फ्रेंड जो है सीमा जी ने बताया, हेलन का पूरा जो पेरिस उठा के ले जाता है उनको स्पार्टा से और ट्रॉय ले जाता है, 10 साल तक ट्रॉय का युद्ध होता है. सो every pagan religion before the advent of Judeo-Christianity had the interconnectedness of nature. और बहुत सारे इसमें है, जैसे बिल दोवाल काम करते हैं, सूजन ग्रिफिन है और शेलिल ग्लॉटफेल्टी है, हैरल्ड ब्लूम है, बहुत सारे ने इस इकोफेमिनिज्म स्टडीज़ पे काम. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे इज दैट वी हैव टू क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ एन एनवायरमेंटल एथिक्स और एन इको एथिक्स where biocentrism and not androcentrism is given a place. We are living in a Baconian, Newtonian universe, you know, जो enlightened humanism के बाद सिर्फ reason और rationality पे काम करता है. It negates every other thing which is non-human, which is not human. And human beings in Christian ideology is, you know, in the great chain of being at the head, at the apex of everything. जो मनुष्य सब चीज़ों को नाम देता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. So even Arne Naess in deep ecology talks of going back to the interconnectedness of nature. And खास करके एक ऑल्डो लियोपोल्ड की सैंड काउंटी ऑल्मनॉक है जहाँ पे उनका अमेरिका का काम है, birds and flowers and mountains and rivers. So this is like, you know, giving respect to the non-human world and giving reverence and respect to Mother Nature and women regardless of our rationality, our logic and our thinking powers. Thank you. चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में मैं सीमा जी से पूछना चाहूँगी कि पाश्चात्य साहित्य में और भारतीय साहित्य में नारी का जो स्वरूप, उसकी भूमिका हमको दिखाई देती है, उसमें तुलनात्मक आधार पर क्या अंतर नज़र आता है हमको? देखिए,
भारतीय साहित्य में सामान्यतः नारी को प्रेममयी, स्नेहमयी, त्यागमयी इस तरह दिखाया गया है और नारी की सामंजस्य करने वाली, समन्वय करने वाली प्रवृत्ति पर ज़्यादा बल दिया गया है। प्रभा खीतान भी कहती हैं कि भारतीय नारी आसानी से समझौता कर लेती है। वो वहाँ पुरुष विरोध के रूप में नहीं दिखाई जाती है, पुरुष विरोधी के रूप में नहीं दिखाई जाती, एक अपना संसार निर्मित नहीं करना चाहती है, स्त्री संसार नहीं निर्मित करना चाहती है और परिवार उसकी प्राथमिकता है हमेशा से। और जब वो माँ बनती है तब उसकी प्राथमिकता, जैसे मैंने पहले सेशन में सुना कि माँ बनने पर उसकी प्राथमिकता उसकी संतान होती है और उसका परिवार होता है। वो अपनी निर्णय लेने की शक्ति, अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता को बनाए रखते हुए पुरुष की सहचरी बनते हुए, सहयोग करते हुए उसके साथ चलना चाहती है। वहीं पाश्चात्य में जब हम स्त्री विमर्श को देखते हैं तो वहाँ पर एक तो जो बड़ी बात मुझे दिखाई दी कि वहाँ सामान्यतः माताएं गायब हैं उनके साहित्य से, यानी परिपक्व महिलाएं गायब हैं, जबकि हमारे यहाँ नास्ति मात्र समा छाया, नास्ति मात्र समा गति, नास्ति मात्र समा ऋण त्राण, नास्ति मात्र समा प्रिया, माता गुरुतरो भवेत। जबकि उनके सामान्यतः सभी साहित्य में बहुत युवा महिलाएं या तो बहुत सुंदर महिलाएं हैं या विचज हैं। लेकिन जो ऐसी महिलाएं हैं जो सामंजस्य कर सकती हैं। दूसरा बात यह है कि वो माना कि असमानता है, भेदभाव है, लेकिन हमारे साहित्य में उसको संगिनी के रूप में वो उन संकटों का समाधान करना चाहती है। जबकि पाश्चात्य साहित्य के जो स्त्री विमर्श कुछ किताबें जो उसमें भी अतिवाद है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि पाश्चात्य साहित्य हो चाहे भारतीय साहित्य हो, स्त्रियों के प्रति भेदभाव तो प्रत्येक समाज में है और स्त्री विमर्श प्रत्येक समाज के केंद्र में है। लेकिन वहाँ वो एक ऐसा संसार जहाँ पुरुष ही नहीं है, स्त्री पुरुष विरोधी संसार क्रिएट कर रही हैं, जहाँ केवल स्त्री है, पुरुष का कोई स्थान नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा अंतर दिखाई दिया। सर, मैं पुनः जागृति जी के पास ही आना चाहूँगी, क्योंकि विभेद की जब हम बात करते हैं तो जरा आप ब्लैक फेमिनिज्म पर भी प्रकाश डालें कि इसको हम किस रूप में देखते हैं। थैंक यू मैम। See, when we talk about feminism, you know, जैसे इन्होंने वर्जीनिया वुल्फ की बात करी, A Room of One's Own, जिसमें वो मैरी सेटन के थ्रू कहती हैं कि if a woman has 500 pounds a year and a room of her own, economic independence and privacy, then she can be as good a writer as the males. एंड दूसरा वो शेक्सपियर की एक बहन को की कल्पना करती है जिसको वो नाम देती है जूडिथ शेक्सपियर। और वो कहती हैं कि जूडिथ शेक्सपियर जितनी ही विद्वान है, उतनी ही क्रिएटिव है, उतनी ही इंटेलिजेंट है, लेकिन यदि वो शेक्सपियर जैसी रचनाएं करे, 36 जो ड्रामा लिखे वैसे लिखे, तो शी विल एंड अप कमिटिंग सुसाइड। उसकी पूरी बड़ी दर्दनाक स्टोरी है, बिकॉज विमेन इन दैट ईरा, particularly in the West, were not permitted to educate themselves. उनको एजुकेशन नहीं था। जो अपर क्लास women थी, they were supposed to learn the harp and weaving the tapestry, और जो लोअर क्लास जो थी वो मेड्स का काम करती थी। फिर वर्जीनिया वुल्फ के बाद जो है, जब हम there is a whole line of Victorian feminism, जिसमें जेन आयर is one classic नॉवल एज अ ट्रेंड सेटर। मैं ब्लैक फेमिनिज्म पे आती हूँ। तो जो अभी सीमा जी ने बोला कि वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में मदर्स पे बहुत कम बात हुई है, दैट्स पार्शियली ट्रू, बिकॉज इफ़ यू टेक अप लाइक ब्लैक फेमिनिज्म एंड पर्टिकुलरली वन कंटेम्प्रेरी राइटर, ऑफ कोर्स टोनी मॉरिसन इज़ देयर, जोरा नील हर्स्टन वॉज देयर, माया एंजेलू की फिनोमिनल वुमन कविता तो सबको पढ़नी चाहिए कि उसने अपने जो भारी हिप्स हैं उसको भी कैसे सेलिब्रेट किया है, बीइंग अ ब्लैक, यू नो, अ मार्जिनलाइज्ड वुमन, यू नो, शी हैड बीन रेप्ड व्हेन शी वाज 10 years old बाय हर स्टेप फादर। उनकी ऑटोबायोग्राफी आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स इन 8 volumes. Phenomenal Woman is one poem which every woman should read because it celebrates not equality, not liberation, not emancipation, but womanism. So Alice Walker is one such writer
जिनकी द कलर पर्पल इन एपिस्टोलरी नॉवल है, पत्र के रूप में लिखी गई, वो बड़ी फेमस हुई। उसमें उपरा विनफ्रे और हुपी गोल्डबर्ग, इसमें 8 ऑस्कर्स मिले थे। उस पर मूवी भी बनी है, वेरी वेरी ब्यूटिफुल मूवी। एलिस वॉकर का एक नॉन फिक्शन वर्क है विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ हर एसेज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स वेयर शी डिस्कसेस, एंड द टाइटल ऑफ दैट बुक इज इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन्स। एंड आई जस्ट कोट फ्रॉम दैट essay that she says that my mother was a slave working on the plantations, the cotton plantations, day in and day out, treated like a chattel, marginalized, was twice disabled, one being a woman in a patriarchy and one being a black woman in America and a slave. So वो कहती है कि मेरी माँ जो है gardens, she would lay out gardens, वो अलग अलग फूल उगाती थी और उस गार्डन में उनकी क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट होती थी, बिकॉज शी सेड ऑल ब्लैक वुमेन, यू नो, वेदर दे वे क्विल्टिंग, चाहे वो रजाइयाँ बना रही हैं, चाहे वो कपड़े धो रही हैं, चाहे वो बच्चे को पीठ पे बांध के कॉटन तोड़ रही हैं, कॉटन बॉल्स तोड़ रही हैं, दे नेवर लेफ्ट व्हाट यू कॉल द नोशन ऑफ सॉन्ग, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ विमेनहुड, यू नो। क्योंकि हेलन सीसू एक जो मॉडर्न फेमिनिस्ट हैं, इन द लाफ ऑफ द मेडूसा बोलती हैं अ विमन मस्ट कॉन्स्टेंटली राइट हरसेल्फ, उसको ज़रूर अपने आप को लिखना चाहिए। ऑड्रे लॉर्ड भी यही बोलती हैं। सो इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन्स ट्रेसेस द एंसेस्ट्री, द atavistic lineage of how mothers pass on their legacy of womanhood, you know, despite being homemakers, despite working on plantations, despite not being literate or highly educated, they would keep alive the legacy of freedom, the legacy of independent thinking, the legacy basically of the creative aspect, never letting it die in Alice Walker's In Search of My Mother's Gardens. And she refers to one quilt which is in Washington DC's museum, which I have seen when I went there in 2018. It's by an anonymous black woman. It's a beautiful tapestry of Jesus Christ. Nobody knows that, but that reflects the creativity of the black woman in America, where sexism still exists, where racism still exists. A very what you call hunky-dory situation even in the West. Although things have changed a lot, because now women like Toni Morrison, जो Nobel laureate लाई, उनकी आप Bluest Eye पढ़िए, उनकी आप Beloved पढ़िए, you know, एक जो कांस्टेंट कंपैरिजन है, वो बच्ची चाहती है कि मेरी आंखें, शी इज एन अफ्रीकन गर्ल विथ ब्लैक आईज, वो चाहती है कि मेरी आंखें ब्लू हो, मेरे बाल गोल्डन हो, कॉर्न कलर के हो, बिकॉज दैट इज द एपिटमी ऑफ ब्यूटी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, गोल्डन हेयर एंड व्हाट यू कॉल ब्लू आईज. So she says that I want to have those blue eyes, I don't want to have my black eyes. And there is a beautiful book by Naomi Wolf, The Beauty Myth. ब्यूटी के मिथक को उन्होंने तोड़ा है कि एक फेमिनाइन रोल में हम कैसे विमेन को फिट करते हैं और उसको सुंदर दिखना है. सुंदर आप अपने आप के लिए दिखिए. सी, यू डोंट हैव टू कॉन्स्टेंटली सर्वे योरसेल्फ इन द मिरर, बिकॉज देन यू बिकम द सर्वेयर एंड द सर्वेड टुगेदर and you suffer from a split personality. So what you are trying to do is bridge the gap between what I am and what society expects me to be. Society चाहती है कि मैं गोरा हूँ. We have this obsession for the fair complexion. So this is also one aspect which black feminism has touched upon. Another book that I would like to talk about is The Feminine Mystique by Betty Friedan, which started the second wave feminism in Europe. वो अमेरिका में जो हाउसवाइफ्स थी, जो एक फेमिनाइन रोल में, वी टॉक ऑफ फीमेल, फेमिनाइन एंड फेमिनिज्म. सो फीमेल इज द बायोलॉजिकल सेक्स दैट यू आर बॉर्न एज अ वुमन. फेमिनाइन इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट विच इज अ रोल विच इज गिवन टू यू टू फिट इन, एक मोल्ड है. और तीसरा फेमिनिज्म, ऑफ कोर्स द पॉलिटिकल मूवमेंट फॉर वुमेन इमेंसिपेशन, लिबरेशन, एजुकेशन, इक्वालिटी एंड इगैलिटेरियनिज्म, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो फेमिनाइन मिस्टिक traces the history of bored American housewives who fit into the role of the angel of the house, but they are frustrated because their creativity is dying, और उसको वो नाम देती है a problem with no name.
that starts the second wave feminism. First wave feminism was for suffragette movement, voting rights, legal rights. Mary Wollstonecraft की किताब है A Vindication of the Rights of Women, written as a counter attack on Tom Paine, The Vindication of the Rights of Men. उसके बाद सिमोन बोवा की One is not born but one rather becomes a woman, beautiful treatise The Second Sex, ज़रूर पढ़नी चाहिए. उसमें एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी is she discusses menstrual cycle in women also in the Western concept, और उसमें जैसे क्या उसके taboos थे वो भी डिस्कस करती हैं. So when you come to feminist studies, Betty Friedan बोलती हैं कि women जो है they needed an outlet for their creativity, they needed an outlet for their expression, they needed an outlet for their vocalization. This was, one iconic book which paved the way for second wave feminism, where they started breaking the molds of what you call the feminine to come out from the private sphere into the public sphere, which was occupied by men. Thank you. जी, समय की सीमितता है, लेकिन इस सत्र को विराम देने से पूर्व मेरा अंतिम प्रश्न मेघना जी से है. क्या अमृता प्रीतम जी का साहित्य वर्तमान में प्रासंगिक है? इस संदर्भ में आप अपने विचार प्रस्तुत करें. जी, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया. अमृता प्रीतम को सोचते ही एक करिश्माई व्यक्तित्व मेरे सामने आ जाता है, एक आधुनिका मेरे सामने आ जाती हैं. आधुनिका पहनावे के मामले में ना होकर भी कलम के मामले में उन्हें एक आधुनिका कहा जा सकता है, क्योंकि अमृता का एक दौर रहा जिसे हमारे बहुत नज़दीक हम महसूस करते हैं, क्योंकि हम उस पीढ़ी को बिलोंग करते हैं जो अमृता के बहुत करीब रहीं. और अमृता ने ऐसे सवाल खड़े किए हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं, जिनमें उनकी नायिका बिन ब्याही माँ बनती है और समाज उसे नकारने और स्वीकारने के प्रश्न चिन्ह खड़े करता है. ये सवाल आज भी प्रासंगिक हैं. अमृता ने बात की है एक ऐसी पत्रकार कामिनी की जो सफल हैं, अपने करियर में बहुत सफल हैं, लेकिन लोग मानते हैं कि उनका यौवन उनके सफल होने के पीछे का कारण है. और ये आज भी होता है कि जब कोई महिला अत्यधिक सफल होती है तो या तो उसकी सुंदरता को लेकर छींटाकशी की जाती है, या उसके फ्रैंक होने को पॉइंट आउट किया जाता है, उसके बोल्ड होने के, उसको बिंदास होने को उसे पॉइंट किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है बार बार कि वो बहुत घुल मिलकर सबसे बातें करती है, इसलिए उसे बुलाया जाता है. तो आज आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि अमृता के ये सवाल प्रासंगिक आज भी इसीलिए लगते हैं. और अमृता वो महिला रही जिसके जीवन में 3 पुरुष रहे. वो खुद एक आधुनिका थी, लेकिन वो खुद किसी से मिल नहीं पाई. प्रीतम का नाम उन्होंने सारी जिंदगी ढोया, मैं ढोया ही कहूँगी क्योंकि उनका दाम्पत्य बहुत सुखद नहीं रहा, हम सभी जानते हैं. उसके बाद उनके जीवन में आए साहिर, जिनके सिगरेट के टुकड़े, बचे हुए टुकड़े वो खुद पिया करती थी और उनकी उंगलियों के स्पर्श को महसूस किया करती थी, ऐसा खुद अमृता कहती हैं. और तीसरा जो पुरुष उनके जीवन में आया, इमरोज़ की कहानी हम सभी जानते हैं. तो 3 पुरुषों के साथ जी कर भी अमृता संतुष्ट नहीं हुई. तो एक असंतुष्ट महिला, एक छटपटाहट से भरी हुई, कसमसाहट से भरी हुई महिला ने जो साहित्य रचा, वो साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना आज की महिला अपने आप में जो बंधन, जो जकड़न महसूस करती है. और जब हम लिखते हैं तो मुझे अपने आप में लगता है कि जैसे कहीं अमृता की रूह हमारे अंदर उतर आती है. मैं सभी लेखिकाओं की तरफ ये चीज़ कहना चाहूँगी और सभी को इसमें शामिल कर रही हूँ, ना सिर्फ मैं ही, वो सभी जो लिखती हैं वो इस कसमसाहट को निश्चित रूप से महसूस करती होंगी. और गालिब साहब का एक मुझे शेर याद आ रहा है कि इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना. शुक्रिया. मैं इस सत्र में पाश्चात्य और भारतीय साहित्य में नारी के स्वरूप का जिस तरह से आपने विस्तृत और व्याख्यात्मक रूप से, विश्लेषणात्मक रूप से, साथ ही तुलनात्मक रूप से जिस तरह से चित्रण प्रस्तुत किया है, वो निश्चित रूप से प्रभावोत्पादक रहेगा हम सभी के लिए. हम सभी के लिए बहुत ही प्रभावोत्पादक और बहुत ही लाभकारी रहा है. और इसी क्रम में मैं आप सभी वक्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ. धन्यवाद.